नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु यादव आज कहानी लेकर आई हूँ चौथा पुरुष। यह कहानी पहली बार 1969 में छपी थी। इस कहानी की लेखिका की उम्र उस समय 23 साल की थी, जिस समय समाज में नैतिकता, आदर्श, मर्यादा, एक निष्ठता की बात की जा रही थी। उस समय इस लेखिका ने चौथा पुरुष लिखकर तहलका मचा दिया था। यह कहानी पहली बार धर्मयुग में छपी थी और धर्मवीर भारती को यह कहानी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद लेखिका रातों रात प्रसिद्ध होने के बाद लगातार लिखने लगीं, लेकिन बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि 1974 में इनका लिखना बंद हो गया था और 31 साल की चुप्पी के बाद सन 2005 से पुनः इन्होंने लिखना प्रारंभ किया है। इधर इनकी कुछ किताबें आई हैं, जिसका नाम है दूसरी शुरुआत, होने से न होने तक, फिर और फिर, ठाकुर दरवाज़ा, अलग अलग दीवारें आदि इनकी पुस्तकों के नाम हैं। चौथा पुरुष दूसरी शुरुआत में संकलित है। यह लेखिका की पहली कहानी है। लेखिका का नाम है सुमति सक्सेना। चौथा पुरुष। मनीष जा चुके हैं। एक खालीपन मन में भरने लगता है। कमरे में घुटन है और मैंने उठकर खिड़की पर से पर्दा हटा दिया है। इस समय विजिटिंग आवर्स है। नीचे हॉस्टल के लॉन में खूब चहल पहल है। लड़कियां अलग अलग झुंडों में बैठी हुई हैं। अंजलि का हाथ मंजुला के हाथ में है। शायद मंजुला हाथ देख रही है। उन दोनों को चारों तरफ से घेरे हुए बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं। अचानक ही अंजलि बड़ी जोर का ठहाका लगाती है। एक हंसी और है जो आज बहुत सारे भूले बिसरे सालों बाद अनायास याद आ रही है। अरुणदा याद आते हैं। मैंने बड़ी जोर का ठहाका लगाया था। बस अरुणदा, कुल 4। और दूसरे ही क्षण मैंने उनके हाथ से अपना हाथ खींच लिया था। छी, आपने भी ना कैसी घिनौनी बात बतलाई है। कभी कभी अलग अलग फ्रेम्स में जड़े स्टील फोटोग्राफ्स की तरह अतीत खंड खंड में सामने आ खड़ा होता है। मैं जीवन की किसी घटना से अलग नहीं हो पाती, जैसे बीता हुआ पूरा का पूरा मेरे वर्तमान के समानांतर चलता रहता है। दशहरे की छुट्टी के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी। डॉक्टर वर्मा अमेरिका चले गए थे। उनकी जगह कोई नई नियुक्ति हुई थी। MA पार्ट 2 की क्लास। सभी नए अध्यापक की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने पास बैठी सीमा से नए गुरुदेव का नाम पूछा था। सीमा के पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसलिए यहाँ से जुड़ी सूचनाओं का भंडार रहता है उसके पास। उसने एक बार चमकती आंखों से मुझको देखा था, फिर बड़े गर्व से बोली थी, कोई डॉक्टर जोसेफ सिन्हा है। मैं चौंकी थी। जोसेफ सिन्हा? दिमाग में कुछ कौंधता है। उसी क्षण सारी क्लास उठकर खड़ी हो गई थी। 24-25 वर्षीय सांवले रंग के उस स्वस्थ व गंभीर पुरुष पर मैंने अपनी निगाह गड़ा दी थी और उस चेहरे पर 13-14 साल पहले के जोसेफ को ढूंढने की कोशिश की थी। मैं जोसेफ को अच्छी तरह पहचान गई थी। आंखों के सामने कुछ धूमिल से चित्र उभरने लगे थे। दूसरे ही क्षण मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्रिकेट के विकेट गाड़ रही थी और जोसेफ स्वाभिमान हमें निर्देश दे रहा था। क्लास समाप्त हो गई थी और मैं नीचे बरामदे में अनिश्चय की स्थिति में खड़ी रह गई थी। सोच रही थी पूछूं या ना पूछूं। क्या पूछूंगी? वह बचपन के रिश्ते हैं। पता नहीं आज जोसेफ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। विजया अपना नाम सुनकर चौंकी थी। विजया, आप वही कानपुर वाली जया ही है ना? जी। और मेरी आंखें खुशी से दीप उठी थीं। जोसेफ, मेरे बचपन के मित्र, आज मेरे सामने मेरे अध्यापक के रूप में खड़े हैं। मिशा कहाँ है? मेरे स्वर में खुशी आ गई थी। क्या किया है उसने? क्या कर रही है वह? फाइन आर्ट्स में BFA किया है उसने। अब उसका फ्रीलांस वर्क करने का इरादा है। उससे कहिएगा मेरे घर आने के लिए। न जाने क्यों
मैं जोसेफ से अपने घर आने के लिए नहीं कह पाई थी। अनायास मैंने अपने बड़े हो जाने का संकोच महसूस किया था। लौटते समय मैं एक उल्लास से भर उठी थी, एक खोई हुई प्यारी सी चीज़ को अनायास पा लेने का उल्लास। हालांकि यह भी सच है कि आज से पहले मैंने कभी जोसेफ मिशा के अभाव को महसूस भी नहीं किया था। वे खेल खिलौने, उनके साथ भूले बचपन के बीच ही कहीं उन साथियों की यादें भी विलीन हो चुकी थीं। बचपन याद आता है, जोसेफ के साथ के वे खेल, लड़ाइयाँ, बाल पकड़कर खींचातानी। जोसेफ से इतने बरसों बाद कभी इस रूप में मुलाकात होगी, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह ही सुबह किसी ने झकझोर कर जगा दिया। सामने मिशा बैठी थी और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। 12-13 साल की दूरी एक क्षण में सिमटकर समाप्त हो गई थी। मैं एकटक मिशा की ओर देखती हूँ। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक की रंगत, आंखों में बाहर तक खिंची काजल की रेखा, लंबी गर्दन पर उभरती हुई नसें और कानों में लटकते मूंगे के छोटे से लटकन, कुल मिलाकर उसके सांवले चेहरे पर सब कुछ बड़ा भला लगता है। मिशा की मध्यस्थता में मेरे और जोसेफ के मध्य की गहरियत मिट गई थी और अनजाने में हम एक दूसरे के निकट आते गए थे। जोसेफ के विषय में वह बात करती तो अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हो गई। मेरी संवेदनाएं हर एक शब्द को उसके अर्थों सहित सहेज लेती। न जाने क्या होता था जोसेफ की उस धीर गंभीर निगाह में कि कई बार मैं आधी रात तक सो नहीं पाती। कई बार अंधेरे सायों से बढ़कर एक परछाई मुझे अपनी बाहों में भर लेती। जोसेफ का गंभीर चेहरा एक अलगाव से भरा लगता है, पर उनकी उपस्थिति मात्र से कुछ ऐसा अति कोमल रहता है कि वह मौन भी सुखद लगता है। साधारण बातचीत, कभी अनायास निगाह मिल जाना, मेरी किसी बात पर जोसेफ का अनायास मुस्कुरा देना, उनके मुंह से मेरे नाम का लघु उच्चारण जैसी साधारण बातें मेरे लिए जीवंत और प्राणवान होने लगी थीं। जोसेफ के साथ बिताया हर अगला क्षण पिछले की अपेक्षा अधिक आत्मीय और निकट लगता, और मैं जैसे सब कुछ बूंद बूंद कर आत्मसात कर लेना चाहती। समस्त चेतना है कि एक तीव्र प्रवाह में बहती ही चलती है, उन्मुक्त, उत्फुल्ल, सम्मोहित और दिग्भ्रमित। अप्रैल की धूल उड़ाती हुई अलसाई शाम, उसी दिन परीक्षा समाप्त हुई थी और मुझे लगा था जैसे मैं एकदम से भार मुक्त होकर हवा में उड़ रही हूँ। साथ ही एक खालीपन के बोझ से बोझिल भी। अवकाश का वह लगभग पूरा दिन ही मैंने मिशा और जोसेफ के साथ गुजारा था। पता ही नहीं चला कि जोसेफ के आने के बाद का यह 1.5 साल कब और कैसे पंख लगाकर बीत गया था। सारा घर सामने मम्मी के कमरे में इकट्ठा था और मैं दबे पांव पीछे की सीढ़ियों से अपने कमरे में आ गई थी। सामने लगे बड़े से दर्पण में मैंने एक बार अपनी अत्यंत साधारण सी छवि को घूर कर देखा था। छोटी ऋचा मेरा पल्ला पकड़कर खींचती है और मैंने उसे बाहों में भर लिया था। मौसी, आज हमने ढेर सारी मिठाई खाई। तुम्हारे लिए खूब सारी चीज़ें आई हैं मौसा जी के घर से। वह उल्लास से हाथ फैलाकर दिखाती है। मेज पर रखे स्टील के फ्रेम में जड़ी एक पुरुष आकृति मुझे मुंह चिढ़ाती है। हाथ में छोटे बड़े कई डिब्बे थामे अति उल्लसित सी दीदी सामने खड़ी हुई थीं। बिना किसी पूर्व भूमिका के मैंने उन्हें सीधी निगाहों से देखा था। मुझे शादी नहीं करने दीदी, वे वैसी ही खड़ी रही थीं। तुम्हारी इच्छा से क्या होता है, पापा सब तय कर आए हैं। दीदी, यह मेरी जिंदगी है, मैं भी कुछ चाहती हूँ। क्या? दीदी का तीखा स्वर। क्या करता है? लेक्चरर है। मैंने सर झुका लिया था। शर्म नहीं आई इतना बोलते? यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े थे, पर तुम्हारी तरह लड़कों को देख बौखला नहीं गए थे। खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। उन्होंने घृणा का ढेर सारा जहर उगला था। जितनी तनख्वाह यूनिवर्सिटी के मास्टर पाते हैं, उतने तो दर्जनों मुलाजिम पापा के दफ्तर में लोअर कॉर्डर पर पड़े हैं। पापा के सामने खड़े होकर बात तक नहीं कर पाते।
घर में एक अजीब तनाव की स्थिति छा गई थी। पापा सामने नहीं पड़ते, मम्मी दृष्टि चुरा जाती और मैंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जीने के सारे आधार बिखर गए थे। मुझे अधिकार सा घेरे हुए सुनील की यह बाह, गहनाती रात के बीच चुके हुए देह दिमाग के साथ मैं अकेली छूट गई हूँ, एकदम अकेली। प्रतिदिन दोहराई जाने वाली जिंदगी के मायने मेरे लिए प्रतिदिन वही होते हैं, उतने ही नए और असहाय। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वर्तमान का यह क्षण अगले पिछले सारे क्षणों से अलग कटकर खड़ा हो जाता है, अपने आप में निहायत एकाकी। तब मैं किसी यंत्र की तरह सारे बोध और भावों से रहित हो जाती हूँ। तब अपने नग्न कंधे पर रखे मेरे चेहरे को सहलाते सुनील का वह आसक्त स्पर्श मुझे किसी अनुभूति से भर नहीं पाता। तब वह किसी और की जिंदगी का सच बन जाता है, जिसे न मैं भोगती हूँ न शेयर करती हूँ, बस किसी आकस्मिक संयोग बस देखती भर हूँ। कोलाबा की शांत कॉलोनी, सामने की खिड़की से दिखता हुआ विशाल समुद्र और उसमें पड़ती हुई झिलमिलाते मुंबई की छवि। खिड़की के पास बैठकर मुझे आनंद मिलता, पर प्रयास करने पर भी नवविवाहिता वाला उल्लास में जुटा नहीं पाती। जिस घर की मैं सर्वांग बनकर आई हूँ, वह घर पराया और सुनील के साथ फ्रेम में जड़ा अपना चेहरा नितांत अनचिन्हा सा लगता। फिर भी जब तक सामने का सब कुछ अस्थिर अनिश्चित होता है, तब तक हम उसे अस्वीकार भी करते हैं, उससे विद्रोह कर उसकी दिशाओं को मोड़ने का प्रयास भी। पर जब वही आगत वर्तमान बन पत्थर की दुर्दांत शिला सा पैरों के नीचे का सच बन जाता है, चारों तरफ की दीवार बन हमारे सामने हमारी जिंदगी का आकार ले लेता है, तब हमारे सारे विद्रोह चूक कर मौन हो जाते हैं और तब हम अभ्यंतर की संपूर्ण शक्ति लगा अपने आप को अपनी ज़िंदगी से एडजस्ट कर लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इसके मूल में क्या होता है, जो है उसको निभाने की ईमानदारी या जीवन को सफलता से भोगने का कैलकुलेशन या मात्र जिजीविषा। कभी कभी सुनील के लिए बेहद प्यार उमड़ता है मन में। तब सुनील की आंखों में अनुराग पढ़ संतुष्टि होती है मुझे कि मैं इच्छित और वांछित हूँ। तब सुनील की बाहों में बंद कर एक एकांतिक सुख से भी भर उठती हूँ। यह घर, सुनील, उनसे मिलने वाले निर्बाध सुख में डूब कहीं क्षण ही नहीं घंटे और पहर बीत जाते हैं, पर तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वर्तमान में जमते संतुलित होते पांव फिर उखड़ने लगते हैं। तब मैं दूनी पीड़ा से भर उठती हूँ। जिंदगी कुछ अजब तरह से खंडों में बट गई है, जैसे कोई शराबी नशे में सब कुछ करता चले, फिर कोई थप्पड़ मारकर उसका नशा तोड़ दे। ठीक वैसी ही मेरी स्थिति हो जाती है जब मिशा के पत्र मिलते हैं। मैं अपने आप को अनिश्चित सा महसूस करने लगती हूँ। सुनील ने परिचय दिया था, मेरे मित्र मनीष भार्गव अभी यूएस से लौटे हैं। अभिवादन प्रतिवादन कर उन्होंने अपनी अनुसंधानी सी दृष्टि चारों तरफ घुमाई थी। बहुत सुंदर सजाया है आपने यह फ्लैट। मनीष की आंखों में प्रशंसा है और सुनील के चेहरे पर अभिमान भरी संतुष्टि। मनीष भार्गव और सुनील बचपन से लेकर इंटर तक साथ पढ़े हैं, तब से घनिष्ठ मित्र हैं। बहुत वर्षों बाद पुनः सामीप्य मिला है, इसलिए दोनों बहुत खुश हैं। जब भी संभव होता है तब सुनील मनीष को नाश्ते खाने के लिए बुला लेते हैं। काफ़ी समय हम लोगों का साथ ही बीतता है। मीशा का पत्र आया है, परेशानियों से भरा। भास्कर अमेरिका से लौट आए हैं, शादी की जल्दी कर रहे हैं, पर मीशा जोसेफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सीमा और उसके घर वाले इच्छुक हैं, पर जोसेफ हाँ नहीं कर रहे हैं। मीशा के पत्र में चिंता के साथ एक झुंझलाहट सी झलकती है, पता नहीं किसके प्रति। दूसरे दिन सुनील के ऑफिस जाने के बाद मैंने लंबा सा पत्र लिखा था, मीशा को नहीं, जोसेफ को। जो कुछ अतीत बनकर आज अर्थहीन हो चुका, उसे चिपके रहने की यह जिद क्यों?
इससे क्या हाथ आएगा? क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपने साथ दूसरों को भी? तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो गिल्ट है उसे ढोते ढोते मैं थक गई हूँ जोसेफ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे मुक्त कर दो। मैं अपने घर में सुनील के साथ सुखी रहना चाहती हूँ। मीशा का पत्र आया है। अगली 15 तारीख को सीमा के साथ जोसेफ की शादी है। मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। बड़ी देर तक उसका पत्र लिए बैठी रहती हूँ। बार बार उसे पढ़ती हूँ। हर बार नए मर्म के साथ वे शब्द मुझ तक पहुँचते हैं। अजब तरह से मीशा ने वह पत्र मुझे दुलराते मनाते हुए लिखा है, जैसे मेरी किसी चोट को सहला रही हो, जैसे अपनी तरफ से जोसेफ की तरफ से माफ़ी मांग रही हो, जैसे उस शादी की मजबूरी की सफाई दे रही हो। कुछ देर तक बड़ा खालीपन सा लगता है। यही तो मांगा था मैंने जोसेफ से, यही तो चाहा था। आज तक ये सुनील से जुड़ा कोई सुख मन में जन्मता भी है तो दोहरे अपराध बोध से जुड़ा रहता है। वह एक गिल्ट जोसेफ के प्रति भी है। लगता है अब जी सकूंगी। लगता है दिल दिमाग की एक एक नस धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रही है, पर लगता है मन एक साथ बेहद हल्का और बेहद भारी हो गया है। लगता है जैसे कुछ छिन गया हो। मैं चारों तरफ निगाह घुमा अपने घर को देखती हूँ। यह मेरा साम्राज्य है और मैं इसकी एक छत्र साम्राज्ञी। मैं अक्सर खिड़की पर आ खड़ी होती हूँ। मुंबई शहर में एक परिचित निजपन के सुख से भर उठती हूँ। ये घर, इस जगह प्रतीक्षा करती अनमनी सी मैं। सामने दिखती जगमगाती अट्टालिकाएं, अंधेरे की परिधि में सिमटा अनंत समुद्र और उसमें पड़ती झिलमिलाती मुंबई की छवि, सब कुछ बहुत ही आत्मीय सा लगता है। इधर बहुत दिनों से सुनील को लौटने में प्रायः देर हो जाया करती है, न जाने क्यों। एक निहायत अप्रीतिकर सा एहसास है जो मेरी वर्जना के प्रतिकूल मुझ में दिन ब दिन प्रबल होता जा रहा है कि सब कुछ पहले की तरह होते हुए भी सुनील बदल गए हैं, कि वह क्रमशः इस घर से और मुझसे दूर जा रहे हैं। अब उनकी दृष्टि में न पहले सा सम्मोहन और प्यार झलकता है और न ही आधिपत्य का सुखी। अब पहले की तरह अपनी पसंद का खाना देख वे उल्लसित नहीं होते, किसी नए डेकोरेशन को सराहते नहीं और मेरा सामीप्य उन्हें किसी प्रकार छू नहीं पाता। जिंदगी एक निष्प्राण सा रूटीन बन गई है। अक्सर सुनील के चेहरे पर एक उलझन रहती है और उसका खोयापन उन पर छाया रहता है। तब हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते हैं और एक अमूर्त सा तनाव इस अंधेरे कमरे में फैलने लगता है। एक पलंग पर लेटे हुए हम दोनों एक ही क्षण को अलग अलग पीड़ा के साथ भोगते हुए, कोई स्पष्ट कारण नहीं है मेरे पास, पर फिर भी एक अनहोनी के प्रति अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हो कभी कभी आतंकित हो उठती हूँ मैं। कई बार मन आया था पूछूं सुनील से, पर क्या पूछूं? सुनील की बेरुखी बढ़ती गई थी और मनीष की आंखों में स्नेह और सहानुभूति गहराती गई थी। उस दिन सुनील की गैर मौजूदगी में दोपहर के समय आए थे मनीष। बहुत देर उलझन में रहे थे और उनके स्वर अटपटा गए थे। सुनील को घर में बांधने की कोशिश करो विजया, उसकी एक स्टेनो है। मैं स्तब्ध रह गई थी। मनीष ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मनीष चले गए थे। मैं बड़ी देर तक वैसी ही बेंच से बैठी रही थी। इस अनजान शहर में अपने से दूर जाते सुनील को कैसे रोकूं? तब बस मनीष ही अपने से लगे थे और उस अकेलेपन का पूरा धर्म निभाया था उन्होंने। सुनील और मेरे बीच तनाव पनपते ही हमारे और मित्र व उनकी पत्नियां तो कन्नी काटने लग गई थी मुझसे। यदि मनीष न होते तो वे कठिन दिन कैसे झेल पाती। उस दिन आधी रात गए लौटे थे सुनील।
थोड़े से शब्दों में ही मैंने कुछ पूछा था कि एक आवेश से सुनील का पूरा चेहरा तपने लगा था। यह घर मेरा है, जब चाहूँगा आऊँगा, जब चाहे जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी पर पूरा हक है मुझे, बाध्य नहीं हूँ मैं। उनका कठोर चेहरा व्यंग और विद्रूप से विकृत हो उठा था। एक थकी वितृष्णा से भर मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया था। खिड़की के पार दिखता मुंबई, अंधेरे की परिधि में सब कुछ बहुत ही बिखरा टूटा लगता है, परस्पर असंबद्ध। क्रोध में उफनते से सुनील सामने आ खड़े होते हैं। तुम कहना क्या चाहती थी? उनका स्वर फट पड़ा था। साफ साफ कहो। एक ठंडापन मेरे रोम रोम में भिदता चला जाता है। बड़े यत्न से जुटाया निढाल स्वर किसी और का लगता है। मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना सुनील। पर सुनील ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुझसे कह दिया था कि अपना शेष जीवन वे मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ जीना चाहते हैं। भयानक विस्फोट से वे मध्यम स्वर। एक हादसा इस घर के ऊपर से चुपचाप गुजर गया था। कोई चीख कर रोया नहीं था, कहीं कोई आवाज़ नहीं। मैं ठंडी शिला सी पथराने लगी थी। मम्मी मुझे सीने से लगा लेती हैं। पापा अपनी नम हुई आंखों को झुकाकर मेरे आसपास बने रहे थे। कलकत्ता से भाभी आई हैं। भाभी मेरी हथेली को अपने हाथों में ले धीमे धीमे थपथपाती रहती हैं। उस दुलार भरे स्पर्श में आश्वासन है। मैं चारों तरफ निगाहें घुमाती हूँ। सब कुछ पहले जैसा। शादी के बाद यह कमरा गेस्ट रूम में परिणित कर दिया गया था। राइटिंग टेबल उठवाकर छोटे दा की कस्टडी में डलवा दी गई थी और बड़ी वार्डरोब मम्मी के कमरे में। अब सब कुछ मेरे लिए वहीं लौटा दिया गया है। पर इस चीर परिचित माहौल के प्रति मन में पहले सा चिन्हापन, अधिकार भाव उपज नहीं पाता। जो सब कभी मेरा था, आज फिर मेरे लिए जुटा दिया गया है, जैसे कोई करुणा करके। चारों तरफ निगाह घुमाती हूँ तो लगता है कि सब कुछ इतना सीधा सरल ही तो नहीं होता। क्या वे लोग ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के बीत गए 3 बरस भी लौटा सकते हैं? वे बरस जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप दिए थे। यहाँ आए 1 माह से अधिक हो चुका है, पर अभी तक जोसेफ मिशा के घर नहीं गई हूँ। अब सीमा भी होगी वहाँ। एक अजब सा खालीपन तन मन पर हावी होने लगता है। शाम को तैयार होकर नीचे उतरी तो सभी लॉन में बैठे थे। दीदी ने अचकचाकर मेरी ओर देखा था। कहीं कहीं जा रही हो? दीदी के चेहरे पर विस्मय है और मैं जानती हूँ कि मन में उससे अधिक उस विस्मय का आघात। प्रदर्शन रहित दुख को दुख समझ पाना उनके वश के बाहर है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि उनके पास नहीं है। मैं एक बार दीदी की निगाहों में अपने आप को देखती हूँ। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, उसी रंग का ब्लाउज, ऊंची एड़ी की सफ़ेद चप्पल, कानों में मोती के टॉप्स, नन्हे नन्हे मोती की एक लड़ी की माला, ढलवा जुड़ा। सब कुछ ऐसा जो मेरे ऊपर फब रहा था। परित्यक्ता, वह भी कुछ दिन पहले की परित्यक्ता। और मुझे लगता है एक दानव है जो मेरे अंदर बैठ गया है। सबको खूब रुलाऊं, खूब सताऊं और मैं एक्सीलेटर पर पैर रखकर कार की स्पीड खूब तेज कर देती हूँ। जी चाहता है कार को किसी ऐसे गड्ढे में गिरा दूं कि मज़ा आ जाए। गेट ठेल कर अंदर घुसती हूँ तो लकड़ी का गेट चरमरा उठता है। जया। और दूसरे ही क्षण जोसेफ की स्वागत की मुस्कान पर फीकापन फैल गया था। चारों ओर छाई जनशून्य नीरवता। जोसेफ के साथ घर के अंदर घुसने लगती हूँ तो एक बीत गए अपनेपन के बोध से फिर भर उठती हूँ। पीछे छूट गए 3 वर्ष एक बारगी अनहुए से होठते हैं। कितने दिन गुजर गए हैं, फिर भी सब कल की तरह अपना। सीमा, मीशा पिक्चर गई हैं और मैं अपने आप को इजी चेयर पर फेंक देती हूँ।
कुछ देर तक जोसेफ मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैसी हो जया? यह सीजन ही ऐसा है जोसेफ कि कुछ अजीब डिप्रेशन सा लगने लगता है। जोसेफ अपनी खाली खाली सी निगाह को मेरे ऊपर टिका देते हैं। उस अनझिप दृष्टि में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। कुछ नया नहीं है, मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा होता आया है। कितने दिनों के लिए आई हो? जोसेफ स्थिर दृष्टि से खिड़की के बाहर दूर तक खाली पड़ी सड़क को घूर रहे हैं। उस घर से हर एक बंधन तोड़कर हमेशा के लिए ही आ गई हूँ जोसेफ। एक विचलित भाव था जो जोसेफ के पूरे चेहरे पर फैल गया था। काश तुम आज से 6 माह पहले आ जाती। जोसेफ के स्वर में विलाप है। मैं धीमे से हंसती हूँ। मैं धीमे से हंसती हूँ। अपनी इच्छा से ही समय को पीछे लौटा पाना संभव होता जोसेफ, तो 6 महीने ही क्यों, मैं उसे कई वर्ष पीछे लौटा देती। जोसेफ अभी भी अपलक खिड़की से बाहर देख रहे हैं। मजबूर हो आया स्वर जैसे कोई सफाई दे रहा हो। सीमा से शादी करने के लिए मुझे मीशा ने विवश किया था जया। उसकी शर्त थी कि जब तक मैं, और ऊपर से तुम्हारी वह चिट्ठी। मेरे अंदर कुछ घुमड़ कर चुभता है। मैं शुष्क सी हंसती हूँ। हाँ जोसेफ, वह समय कुछ अजब तरह से बीत रहा था। सुनील से मिलने वाला वह ढेर सा प्यार, पर मैं तुमसे उबर नहीं पा रही थी। मैं सच में निर्द्वंद मन से सुनील के साथ जीना चाहती थी। बहुत खुश रहना चाहती थी ताकि सुनील को खुशी दे सकूं मैं। इसलिए तुमसे मुक्ति चाहती थी। तुम्हारे प्रति जो गिल्ट थी मन में, उससे भी। मैं काफ़ी देर चुप रहती हूँ। मैं जोसेफ की तरफ देखती हूँ। तुम्हारी शादी की खबर मिली तो लगा दिल दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लगा था सुनील के साथ जी सकूंगी अब, पर सोचा था तुम्हें और सीमा को लंबा सा अच्छा खत लिखूंगी, पर जब तक लिख पाने का समय, शक्ति और साहस जुटा पाती, तब तक मेरे और सुनील के बीच तनाव पनपने लगा था। टूटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तब मुझे अपने दुख, अपने से दूर जाते सुनील और अपने आप के अलावा किसी और बात का होश ही नहीं रहा था। जैसे मैं दोनों हाथों से सुनील को रोक लेना चाहती थी, पर कैसे? मेरी मुट्ठी से रेत की तरह सब कुछ फिसलता जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी जिंदगी को सुनील की ज़रूरत थी। जोसेफ और अपने अनजाने से अतीत की उन परछाइयों के पीछे भागते हुए मैं सुनील को अपने से दूर कर चुकी थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। मैं बुदबुदाती हूँ। सुनील डिजर्व अ बेटर डील, अ मोर वार्म लाइफ पार्टनर। मैं खिसियाई सी हंसी हंसती हूँ। इसीलिए जोसेफ, मैं औरों की तरह सुनील को दोष नहीं दे पाती। जया, जोसेफ के स्वर में दुख, क्रोध, झुंझलाहट सब कुछ है। तुमने मुझे तब कुछ तो बताया होता। मैं धीमे से हंसती हूँ। कितनी अजीब बात है जोसेफ। सुनील से आहत होकर मैं अपनी ज़िंदगी की पहली चोट को एकदम भूल गई जैसे। अब सिर्फ सुनील याद आते हैं। उनके साथ गुजारे वे बरस, वे शामें, वे आउटिंग्स, सुनील का वह प्यार, अपनी वे गलतियाँ। बहुत मिस करती हूँ मैं सुनील को। मैं कुर्सी की पीठ से अपना सिर टिका लेती हूँ। अंधमुधी आँखों से जोसेफ की तरफ देखती हूँ। अंध खुली आँखों की धुंधलाई रोशनी में जोसेफ बहुत दूर बैठे हुए से लगते हैं, बहुत गैर भी। एक हल्की सी झुंझलाहट होती है उनके ऊपर। उस भूले बिसरे अपनेपन को क्यों दोहराना चाहते हैं वे? सुनील की विवाहिता हूँ मैं।
3 लंबे बरस मैंने उनके साथ बिताए हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं जोसेफ के लिए। मैं पर्स उठाती हूँ। अब चलूँ जोसेफ? जोसेफ की तरफ देखती हूँ तो उनका चेहरा स्याह लगता है, आंखों में एक आहत भाव। मैं धीमे से हंसती हूँ। छोड़ो जोसेफ, तुम मत परेशान हो। मैं उठ खड़ी होती हूँ। अतीत के उन प्रेतों से लड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मैं कार स्टार्ट करती हूँ। कुछ पल के झिझक भरे मौन के बाद कार का हैंडल कस कर पकड़े हुए जोसेफ मेरे पास को झुकाए। एक बात पूछूं जया? मैंने उनके ऊपर अपनी प्रश्न भरी निगाहें गड़ा दी तो उनकी आंखों में सूनापन घिराया था। वह शुष्क सा हंसते हैं। सिर्फ कह देने से क्या प्यार मर जाता है जया? ऐसा हो सकता है क्या? मैं कुछ नहीं कहती। कहने के लिए है भी क्या? बस अर्थहीन सा हंस देती हूँ। एक उच्छ्वास चुपचाप टूट जाता है। मैं जानती हूँ कि कहने से ही प्यार मर नहीं जाता। दिल और दिमाग में उसकी न जाने कितनी प्रतिछायाएं, उनकी पीड़ा मंडराती रहती हैं। वह स्वप्न जो हमने बुने थे, वह चाहना तो असफल हो गई, वह आसक्ति जो कभी साकार न हो सकी। कार एक बार फिर उसी परिचित रास्ते पर घर की तरफ दौड़ने लगती थी। लगा था यायावर की तरह भटक रही हूँ। अब कोई घर अपना नहीं लगता। पहले की तरह मैं सड़क के मोड़ पर आकर पीछे खड़े जोसेफ को घूम कर नहीं देखती। मन में एक प्रश्न उभरता है कि यदि अब भी जोसेफ की शादी न हुई होती तो? नहीं, मन जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं ढूंढना चाहता। सुबह चाय नाश्ता कर सिर धोकर मैं लॉन के पेड़ की सघन छाया के नीचे आ बैठी थी। माली फ़ोन मेरे पास से ले आया था। आपकी सहेली का फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठा लिया था। हाँ मिशा, मैं सीमा बोल रही हूँ जया। कल तुम आई भी और हम लोग मिले नहीं। हाँ, मैं बहुत चाह कर भी नहीं कह पाई थी कि तुम लोगों को वहाँ न पाकर निराश हुई। और क्या हाल है जया? एकदम ठीक ठाक। तुम बताओ, आज शाम को हमारे घर आ रही हो ना? सीमा के स्वर में स्वामिनी होने का अधिकार और दायित्व है। मेरे मन में कुछ चुभता है। कोशिश करूंगी सीमा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही है, सीमा आग्रह करती है। अच्छा, आऊंगी। अनायास ही पास को झुका जोसेफ का चेहरा सामने आ खड़ा होता है। कोशिश नहीं, मैं हाँ सुनना चाहता हूँ जया। जोसेफ के घर पहुंचकर अनजाने में ही मैं उस जगह जा बैठी थी, खिड़की के पास पड़ी इजी चेयर। इस घर को, इस कमरे को मैं आज नए सिरे से देखती हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तब यह बोर्डिंग हाउस के अलग अलग कमरों की तरह टिपिकल बैचलर का सा घर था। अब मैरून रंग का प्लेन कारपेट, डल कलर के पर्दे, पूरे कमरे में एक ऑयल पेंटिंग, सब कुछ ऐसा जो अच्छा लगता है, सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित। इस घर की एक एक चीज़ पर सीमा के स्वामित्व की छाप है और मुझे मुंबई का अपना फ्लैट याद हो आता है। उसको नए नए ढंग से सजाने के प्रयास में लीन मैं, मेज़ पर नाश्ते की सुवासित प्लेटें सजी हैं। सीमा मेरे स्वागत में इधर से उधर डोल रही है और मीशा के चेहरे पर एक असमंजस, एक अकथ अकुलाहट है। अलगाव में भरे से जोसेफ, सीमा के स्वर में एक अर्जित माधुर्य, पर उस मधुर बोली के पीछे छिपा क्या है, मैं यह समझ नहीं पाती। मेरे और जोसेफ के अंतरंग स्नेह के प्रति अनभिज्ञता या अपने विजय के आनंद की संयत अभिव्यक्ति। मेज़ पर रखी मिशा की बुनाई को उठा मैं हाथों में फैला लेती हूँ। बेबी सूट किसका बना रही हो मिशा? मिशा असमंजस में भरी सी मेरे उत्तर को टाल जाती है। मैं धीमे से हंसती हूँ। एक क्षण हम लोगों के बीच से चुपचाप निकल गया था, जो एक ही संबोध, एक ही वेवलेंथ पर चलते हमारे मस्तिष्क और हमको अलग अलग इकाइयों में बांट गया था। जैसे अनायास ही मैं उन सब के बीच में थर्ड पर्सन बन गई हूँ, उन सब से अलग थलग असंपृक्त सी। यह घर,
इसके दुख सुख यहाँ के लोगों के बीच में कहीं नहीं आती। यह एक पूरा घर है, एक पति है, एक पत्नी, और थोड़े दिन में यह एक बच्चे की किलकारियों से भर जाएगा। मैं उस घेरे से बाहर अपने आप को उस जगह बैठे अजनबी सा महसूस करने लगती हूँ। किसी के जीवन से दूर रहने के लिए 3 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। उस दीर्घ अंतराल के बीच कितना कुछ घट चुका होता है, ऐसा जिसकी हमने कामना नहीं की थी, जिसको सहन तक कर पाने की क्षमता हमारे पास शेष नहीं बची होती। सामने रखे फ्रेम में सीमा के चंचल उत्फुल्लित चेहरे पर मेरी निगाहें गड़ जाती हैं। आंखों में एकाधिकार की चमक, चेहरे पर सुहाग की भरपूर मुस्कान। तस्वीर से हटकर दृष्टि सीमा पर जाती है। वह शांत संतुष्ट दिखती है। मन में एक संदेह जगता है कि क्या सीमा हमारे आत्मीय क्षणों से परिचित है। एक अस्वस्थी सी मैंने अनुभव की थी। मैं यहाँ क्यों आई और आहत भाव लिए मैं लौट आई थी। मन चाहा था कि सबसे दूर चली जाऊं, जहां सताने के लिए ये सब निगाहें न रहें। अम्मा, पापा, भाभी, दीदी, जोसेफ और मीसा, सबके चेहरे भूली बीती स्मृतियां मात्र रह जाएं। स्मृति पट पर इतने चेहरों के साथ एक और चेहरा जुड़ गया है, मनीष का। लखनऊ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मैं एक अकथ थकान से भर उठती हूँ। लगता है दिल दिमाग किसी के पास अपने आप को नई जगह रोकने की शक्ति शेष नहीं, पर मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प भी तो नहीं। मैं लखनऊ चली आई हूँ। हॉस्टल का मेरा यह कमरा है, उसमें मैं मौन एकाकी लेटी हूँ। बरामदे में पड़ रही मध्यम रोशनी की धूमिल परछाइयाँ कमरे में पड़ रही हैं। उसके बीच दिखता कमरे में अस्त व्यस्त सा फैला फर्नीचर, दीवारें, अंधेरे में आतंकित सी करती परछाइयाँ। स्तब्ध नीरवता के बीच आती अपरिचित सी आवाज़ें, चौकीदार के भारी पदचाप, फिर सन्नाटा। किसी कमरे की सिटकनी खुलने का स्वर, कोई बाथरूम की ओर जा रहा है। इतने जीवन में मेरे लिए रातों की प्रतिध्वनियाँ और उनके एहसास भी बदलते रहे हैं। लाल पत्थर से बने गर्ल्स हॉस्टल की यह बड़ी सी बिल्डिंग है। इसके ऊपर की मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर मैं बैठी हूँ। कहीं ऊंचे स्वर में ट्रांजिस्टर बज रहा है। पास के किसी कमरे में बनती कॉफ़ी की महक चारों तरफ बिखर रही है। मुझसे मिलने कोई आया है, सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। पापा अभी परसों ही यहाँ से गए हैं और भुवनदास से आज ही फ़ोन पर बात हुई है, और मैं पलंग पर पड़े बेड कवर की सिलवटें ठीक करने में लग गई थी। मनीष पहले भी 2 बार आ चुके हैं, एक बार यहाँ और एक बार इससे पहले पापा के घर पर हर बार ही उनके आने की सूचना मुझे पहले से ही रहती है। पर आज ऐसे? मनीष से वही सवाल पूछा था तो धीरे से हंस दिए थे। तुमसे बिना पूछे तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा था। सो नहीं, मैं भी धीरे से हंस दी थी। मनीष का आना, उनके फ़ोन, उनके पत्र, मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है। पर मैंने अपना सवाल दोहराया था, ऑफिस के किसी काम से आए हो मनीष? क्षण भर को मनीष की निगाहें मेरे ऊपर को ठहर गई थीं। नहीं विजया, कहा तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैं कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही उन्होंने अपनी बात दोहराई थी। तुमसे मिलना चाहता था विजया, इसीलिए आया हूँ। मैं एकदम से अचकचा गई थी, पर चुप रही थी। मनीष मेरी ही तरफ देख रहे हैं। कैसी हो विजया? जैसी मुंबई से आई थी वैसी ही हूँ। इतने दिनों में नया कुछ क्या घट जाता? मेरे अनजाने में ही स्वर नम होकर भीग उठता है। एक वेदना है जो तरल होकर मेरे रोम रोम में भिंदने लगता है। मनीष बड़ी देर से चुप बैठे हैं, जैसे किसी गहरी सोच में हों। कमरे की हर चीज़ पर से फिसलते हुए मनीष की स्थिर निगाह कुछ क्षण के लिए मेरे ऊपर टिक जाती है, और फिर सोफे के बैग से सिर टिकाकर उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली थी और कालीन पर निगाह डालकर सिगरेट फिर से जेब में रख ली थी।
मैंने उठकर अलमारी से ऐश ट्रे निकालकर मनीष के पास की टेबल पर रख दी थी। वह अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ रहते हैं। अपने पास ऐश ट्रे की असंगति पर मुझे स्वयं ही हंसी आती है। मनीष मुझे घूर कर देखते हैं। इस अकेलेपन से घबराहट नहीं होती विजया? मैं हंसती हूँ। नहीं मनीष, इसे एंजॉय करने की आदत डालना चाहती हूँ। मैं कुछ क्षण को चुप रहती हूँ। जब हम बच्चे थे तब अम्मा अक्सर कहा करती थी कि अकेलेपन से बोर होने वाले मूर्ख होते हैं, और मैं फिर हंसती हूँ। और मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं हंस रही हूँ। मनीष का चेहरा अभी भी गंभीर है। मैंने ठहरी हुई निगाह से मनीष की तरफ देखा था। मेरे स्वर में हल्की सी झुंझलाहट है। अच्छा मनीष, मुंबई में तुम भी तो अकेले रहते हो, फिर मुझसे ही यह सवाल क्यों? कितने लोग तो रहते हैं अकेले, फिर मुझसे ही ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? मनीष के चेहरे पर अजब सा भाव है। हाँ विजया, मैं सच में अब उस तरह से भी सेटल होना चाहता हूँ। अकेले रहना मुझे अब अच्छा नहीं लगता। वह एक क्षण को रुके थे। इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। वह मेज़ पर आगे की ओर झुकाए थे। अब अपने बारे में क्या सोचा है विजया? मैं समझ नहीं पाती यह कैसा सवाल है और इसका क्या जवाब दूं मैं। मनीष कुर्सी पर आगे खिसक आए। मैं बाध्य हूँ उनसे दृष्टि मिलाने को। उनकी आंखों में दबी आग, आवेश के कारण कांपती उंगलियों में फंसी सिगरेट। अनायास ही मैं सिहर कर पीछे हट जाती हूँ। डूबती चेतना में मनीष के स्वर उभरते हैं। तुम इसे उपलब्धि कहती हो? शायद। यह भी मानती हो कि इस नौकरी से तुम्हारे जीवन में एक ठहराव आ गया है? मैं कहता हूँ झूठे मस्तूल हैं ये। उतार फेंको जबरदस्ती लादे हुए एकाकीपन के इस खोल को। अपनी शैल से बाहर आओ विजया। जिंदगी को जियो, उससे भागो मत। मनीष की सीधी अनझिप दृष्टि मुझे अंदर तक भेद जाती है। उन निगाहों में एक प्रश्न है, एक आह्वान है, एक उत्तर की आकांक्षा। मुझसे भी कुछ अपेक्षित है और मैं अंतर्मुखी बन असमंजस के भंवर जाल में डूबने उतराने लगती हूँ। मैं मनीष की तरफ देखती हूँ। आकांक्षा के इस पल में उस चेहरे पर कोई उल्लास नहीं, एक हारा थका भाव है। एक युद्ध जो मुझे लेकर मनीष को अपने घर वालों से लड़ना होगा। उसकी थकान है क्या चेहरे पर? मनीष मेरे मित्र मात्र थे, शायद मेरे मन के बहुत निकट। मैंने तो कुछ और सोचा ही नहीं था। कुछ सोचने की कभी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पर आज मनीष के चेहरे की थकान अनायास मेरे मन पर हावी होने लगती है। मन में बहुत सी बातें घुमड़ने लग जाती हैं। मैं जानती हूँ मनीष के घर वाले एक विवाहिता, एक परित्यक्ता को अपने इकलौते बेटे की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से इतनी उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मनीष की माँ से मिल चुकी हूँ मैं। नमस्कार और एकाधा औपचारिक बातचीत के बाद उनसे संवाद संभव नहीं हो पाया था। इस बारे में आज से पहले मैंने नहीं सोचा, पर आज उस तरफ से आंखें नहीं मूंद सकती मैं। वह शुभ नहीं होगा, न मेरे लिए, न मनीष के लिए, न मनीष के परिवार के लिए। याद नहीं आता कहाँ पढ़ा था कि हर व्यक्ति अपने घर की एक ईंट हुआ करता है, वहाँ से टूटकर वह इकाई भी नहीं रहता, अपना पूरापन खो देता है। मनीष तो अभी भी आधे अधूरे से लग रहे हैं, अपने घर से उखड़ी हुई एक ईंट। मनीष ने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया था और मुझे अपना धीरज टूटता हुआ सा लगता है। बहुत चाहती हूँ, पर मन में कोई शहनाइयाँ नहीं गूंज पाती। बस ध्वनि प्रतिध्वनित होता हुआ अतीत रह जाता है। तब बीते हुए अनुभव ही जिंदगी के कानून बन जाते हैं। पर एक मोह मनीष के प्रति भी है, अपने सुख की कामना भी। कितना किया है मनीष ने मेरे लिए, पर किसी को स्वीकार करने के लिए केवल उतना ही तो काफ़ी नहीं होता। उसके लिए तो शायद खाली प्यार भी काफ़ी नहीं होता। मेरे स्वर में आंसू तैर जाते हैं।
सहानुभूति भी एक नशा होती है मनीष। 2 दिन में यह नशा उतरेगा तो कहीं तुम्हें अपने किए पर पछतावा ना हो। मनीष की आंखों की उस सच्चाई से बचने के लिए मैं कुर्सी की पीठ से अपना अशक्त सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। नाक में घुसने वाली सिगरेट की वह गंध अच्छी लगती है। कम से कम उसमें एक पुरुष की उपस्थिति का एहसास तो है। अधखुली आंखों से मैंने एक बार बड़े यत्न से सजाए अपने कमरे को देखा था। मैं सुनील की मुखाकृति अंकित करना चाहती हूँ, पर सामने जोसेफ आ खड़े होते हैं। अनायास लगता है कि संबंधों की इस अनवरत दौड़ में मैं थक चुकी हूँ। फिर से एक संबंध में बंधने का न उत्साह ही शेष लगता है और न फिर से आहत होने का साहस ही। दरार पड़ी नींव पर महल नहीं खड़े हो पाते मनीष। मेरी आंखों में पानी उतराने लगता है। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, बहुत आत्मीय और सगे भी। बहुत ऋणी हूँ तुम्हारे सहारे मेरा बहुत सा कठिन समय आसान हो गया, वहाँ मुंबई में भी और वहाँ से आने के बाद भी। पर बस मैं धीमे से बुदबुदाती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि तुमने मुझको गलत समझा है। मनीष जा चुके हैं, शायद अब कभी भी लौट कर न आने का इरादा लेकर। समाप्त, सब कुछ समाप्त। मन बेचैन होने लगता है, जैसे सांसें घुट रही हों। मैं खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती हूँ, निरुद्देश सी। नीचे काफ़ी चहल पहल है। विजिटर्स रूम में आते जाते लोग। सामने के बड़े से लॉन में अलग अलग झुंडों में लड़कियाँ बैठी हैं। मंजुला का हाथ अंजलि के हाथों में है। वह शायद हाथ देख रही है। मंजुला हंस रही है। आज बड़े दिनों बाद अरुणदा याद आ जाते हैं। एक हंसी और याद आती है। अरुणदा ने मेरे हाथ की रेखाओं को ध्यान से देखा था। कुछ क्षण सोचते से रहे थे, फिर झिझके थे। जया, तुम्हारे जीवन में 4 पुरुष आने चाहिए। मैं बड़ी जोर से हंसी थी। बस अरुणदा, कुल 4? फिर अगले ही क्षण मैंने उनके हाथों में से अपना हाथ खींच लिया था। छी! आपने भी कैसी घिनौनी बात बतलाई है हाथ देखकर। एक ही पुरुष से प्यार का अभिमान चूक गया है। अदृश्य क्या है, मैं सोच नहीं पाती। क्या चौथा पुरुष? मैं सिहर जाती हूँ। चौथा पुरुष मुझे हॉन्ट करता है। पता नहीं, अरुणदा ने मेरे हाथ की रेखाओं में पढ़ा था वैसा कुछ, या मेरे साथ कोई हल्का फुल्का परिहास किया था। पर अरुणदा यदि मुझे आज मिल जाएं तो उनके सामने अपनी दोनों हथेलियां फैला दूं। कह दो अरुणदा कि मेरे जीवन में अब कोई और पुरुष नहीं आएगा। बहुत मैंने झेल लिया, बहुत थक गई हूँ मैं। अब चौथा पुरुष नहीं सह पाऊंगी। तो ये थी कहानी चौथा पुरुष। नमस्कार।